Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of 2021 PYQs. So today I'm going to start shift 2 part 2. So I think ये आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी शिफ्ट 2 क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कराए हैं इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाने के बाद 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर ले। बिकॉज ये जो वीडियोज हैं ये क्विक रिविजन है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस का फॉर योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। सो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, लिस्ट वन गिवन है, लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको वर्टिकल्स दिया हायर एजुकेशन के, और यहाँ पे फंक्शंस कौन कौन से वर्टिकल क्या फंक्शन करता है वो आपको बताना है। NHERC, NAC, HEGC एंड GEC। बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सो टाइम्स अप। देखिए, जो हमारे वर्टिकल्स हैं HECI के, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के 4 वर्टिकल्स हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको हम NHERC बोलते हैं, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, जो ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, जो एकेडमिक्स प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर यहाँ आप देख लेंगे इनके क्या क्या फंक्शन है। जो NHERC है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये क्या करती है, क्रिएट करती है और हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेटिंग्स फॉर एकेडमिया, एकेडमिक्स की सेटिंग करना। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल क्या करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है एकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटीज के लिए। और एक्रेडिटेशन को आप जानते हैं, NAC क्या प्रोवाइड करता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड्स प्रोवाइड करता है, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। तो इस बेसिस पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो GEC क्या करती है, एकेडमिक, यस, HEGC ग्रांट ग्रांट प्रोवाइड करती है। नाक क्या करती है, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। NHERC रेगुलेशन करती है, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। और GEC जो जनरल एकेडमिक जनरल एजुकेशन काउंसिल है, वो क्या देती है आपको, एकेडमिक्स स्टैंडर्ड सेटिंग करती है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू पीडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर इनविसेज्ड फॉर ECCE इन NEP 2020। जो आपका नया पीडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर है जो ECC का है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, वो कैसा है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन है, फाउंडेशनल है, मिडिल है, या फिर प्रिपरेटरी है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, तो टाइम्स अप। देखिए, जो NEP 2020 के बेसिस पे जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का था वो था फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किसके लिए था, अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। सर्टेन ड्रॉप आउट्स किसके लिए था, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए। करिकुलम पेडागोजी जो स्कूल्स में दी था कि लर्निंग जो आपकी हॉलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों था, ताकि लर्निंग फॉर ऑल हो। efficient resourcing and effective governance through school complex, standard setting and accreditation for school education, ये था आपका पार्ट वन स्कूल एजुकेशन के लिए। दैट मीन्स लर्निंग फॉर ऑल होना चाहिए, ड्रॉप आउट्स के यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेटिंग होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होना चाहिए, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उनके लिए फाउंडेशन होना चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी अगेन आपका मैचिंग का है, लिस्ट वन लिस्ट टू। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आपको दिए और परसेंटेज दी है डिसेबिलिटी की कितनी है आपकी इंडिया में, आपको बतानी है। यस, मेंटल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। क्या होगा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी? देखिए, जो हमारी लोकोमोटर है ना वो सबसे कम है, दैट मीन 0.6। और जो आपकी विजुअल डिसेबिलिटी है वो है 1, सबसे ज्यादा। तो आप इस बेसिस पे देख सकते हैं, लोकोमोटर बी का फोर या अच्छा बी का फोर दो जगह है। फिर क्या आता है आपका, विजुअल डिसेबिलिटी C का 1, ये भी देखिए दो जगह है। ओके, तो फिर आप क्या देखेंगे, फिर आता है आपका हियरिंग, मेंटल डिसेबिलिटी, सो दैट मीन्स D का 2। ठीक है, D का 2, और इस तरह से करके आप लगा देंगे आंसर। तो ये पूरा चार्ट पे गिवन है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं, सीइंग का विजुअल डिसेबिलिटी 1 है, स्पीच की 0.2 है, हियरिंग 0.1 है, लोकोमोटर 0.6 है, और मेंटल 0.2 है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है।
What is not said may be more meaningful than what is said is an idea that led to the development of। ये किस चीज का आइडिया दे रहा है कि जो आपने कहा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आप नहीं कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है इन कंपैरिजन टू जो आप बोल रहे हैं। ये किस चीज की तरफ इशारा आपको कर रहा है, किस चीज का डेवलपमेंट है ये? फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ टीचिंग बिहेवियर, गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए ये बात है ये तो फ्लैंडर्स जो है वर्बल नॉन वर्बल दोनों की बात करता है। गिलफर्ड जो है वो तो मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट है। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो जो इंटरेक्शन की बात करता है वो करता है गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, नॉन वर्बल। दैट मीन्स जो टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस जो है चार्ल्स गैलोवे ने जो दी थी, इसके अंदर क्या था कि वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर टीचर का देखा जाता है क्लासरूम में जब वो पढ़ा रही है। तो जो एजम्पशन है चार्ल्स गैलोवे के, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना टीचर का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासरूम में जब वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, बच्चों की बात को वो कैसे फीडबैक दे रही है। ठीक है, जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आप किस तरह से बच्चों को पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो, नेगेटिवली बिहेव कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिवली बिहेव करते हो तो बच्चा रीइंफोर्स होता है, मोटिवेट होता है आंसर्स देने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, टीचर का रिएक्शन ऐसा होता है ना कि बच्चा आंसर नहीं दे पाता। तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। ये बात इसके अंदर कही गई है। तो इसलिए कहा गया है ना कि जो आप नहीं कह रहे वो ज्यादा मीनिंगफुल है इन कंपैरिजन टू जो आप कह रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात है जो कि गैलोवेज का एग्जाम्पशंस थे। परख इज प्रपोज टू बी सेटअप एज। परख क्या कहता है? नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है टीचर्स का, या फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर है? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। आंसर इसका हमारे नेशनल असेसमेंट सेंटर। कैसे? वो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्टैब्लिश किया था नेशनल मेजरमेंट सेंटर, जिसका आप नाम है परख, जिसको हम परफॉर्मेंस असेसमेंट बोलते हैं, रिव्यू के लिए कहते हैं, एनालिसिस होता है नॉलेज का, ताकि बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसके अपने कुछ बेंचमार्क्स है, कुछ रिकमेंडेशंस है। किसके लिए? फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, ताकि बच्चे को आप इवेलुएट करें, उसकी लर्निंग को आप प्रमोट करें और इनहेंस करें। परख स्टूडेंट असेसमेंट टूल है ये हमारा, नेशनल असेसमेंट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा सबस्यूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। हम तो बताने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी समग्र शिक्षा, ये किस स्कीम से मिलके, समग्र मतलब कितनी स्कीम से मिलके बनी है? IIDSS, SPQEM, सेटिंग ऑफ मॉडल स्कूल्स एट ब्लॉक लेवल, KGBV ये है महिला समाख्या एंड ICT स्कूल्स, MDMVE एंड एकलव्य मॉडल स्कूल्स, या फिर SSA रमसा एंड टीचर एजुकेशन स्कीम्स? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो योर टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, रमसा एंड टीचर एजुकेशन। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ इसकी पूरी दी हुई है, जो थी ये सबस्यूम की गई थी हार्मोनाइज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की किस, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है हमारी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इन स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन देना, इनहेंस करना लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स की, और जो एक ब्रिज है ना सोशल जेंडर गैप जो स्कूल एजुकेशन में है, उसको कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल दिया है, और किसने दिया है मॉडल ये आपको बताना है। इफेक्टिवनेस मॉडल है, गोल फ्री मॉडल है, 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है, या फिर काउंटेनेंस मॉडल है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। तो देखिए कुछ तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है, काउंटेनेंस मॉडल किसने दिया है? स्टेक्स ने दिया है हमें। 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल किसका है? किर्क पैट्रिक्स का है। ठीक है,
फिर आता है आपका इफेक्टिवनेस मॉडल है हमारा ब्रेडली का, तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ब्रेडली का इफेक्टिवनेस मॉडल है हमारा, ठीक है, जिसने प्री स्टैब्लिश इंडिकेटर्स की बात की थी। गोल फ्री मॉडल किस लिए होता है? गोल्स, कौन से गोल्स ऑन से ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए इवैल्यूएट करने के लिए। क्विक पैट्रिक जो इवैल्यूएशन मॉडल है 4 लेवल की बात करता है, रिएक्शन की, स्टूडेंट्स रिजल्ट लर्निंग की, बिहेवियरल चेंजेस की, या फिर फाइनली रिजल्ट्स की। कॉन्फिडेंस मॉडल किसका है? हमारा रॉबर्ट स्टेक का है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट मीन्स इफेक्टिवनेस मॉडल है ब्रेडली का गिवन, काउंटेनेंस मॉडल है स्ट्रेक का गिवन, और गोल फ्री मॉडल स्क्रीवन ने दिया है, फोल्ड ये हमारा किक पैट्रिक ने दिया है। तो आपका आंसर क्लियर। ये डिफरेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। चित्तवृत्ति की बात की गई थी, मेंटल प्रोसेसेस की बात की गई थी। आपने फर्स्ट पेपर में इंडियन लॉजिक पढ़ाई है। 5 तरह की चित्तवृत्ति आपसे पूछी गई हैं, वो कौन सी हैं? पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। देखिए 5 वृत्तिज की बात की गई है। करेक्ट नॉलेज, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रमाण, ठीक है। इनकरेक्ट नॉलेज, विपर्याया, इमेजिनेशन, फैंटेसी, विकल्प, स्लीप निद्रा, मेमोरी स्मृति। तो सबसे पहले क्या था? करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज जिसका प्रमाण, ट्रू नॉलेज, प्रमाण हो गया आपका, ठीक है। फिर आता है प्रमाण के बाद क्या आता है आपका? फॉल्स नॉलेज, विपर्याया। फिर आता है आपका ड्रीम, विकल्प। फिर आती है आपकी निद्रा, विच डिपेंड्स ऑन वर्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट। स्लीप, निद्रा, ठीक है। फिर आती है रिमेम्बरेंस, मेमोरी, जिसे स्मृति बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है कौन सी स्कीम कब आई थी। पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए वर्धा बेसिक स्कीम सबसे पहले आई थी, दैट मीन्स 1938 में। फिर आपका आया था जो डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसके चेयरपर्सन थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था 1948 में, ठीक है। फिर आया था हमारा मुदालियर 1952। फिर आया था आपका कोठारी 1964 66, ये 53 इस तरह से। राम मूर्ति आई थी आपकी 1990 में। यहाँ मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं ना, आप पढ़ना चाहें तो प्लीज पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बार इनको, ठीक है ना। यस। तो अब आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कौन सा इंटेलिजेंस एसोसिएट करता है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस से? वो आपको बताना है। लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशल, सोशल, कौन सा करेक्ट आंसर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। लिंग्विस्टिक जो पोएट्स होते हैं, लॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, स्पेशल, ये टी आएगा यहाँ पे, स्पेशल कौन होते हैं? जो पायलट वगैरह होते हैं, सेलर्स होते हैं। म्यूजिकल, सिंगर्स होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक जो डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं। इंटरपर्सनल जो काउंसलर्स होते हैं। इंट्रापर्सनल जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस जो आपके हंटर्स और फार्मर्स होते हैं। तो यहाँ जो बात की थी इन्होंने लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशल, ये सोशल इंटेलिजेंस किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो ए बी एन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये मे बी शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज टू डिटरमाइन। सबसे डिफिकल्ट क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए? इंटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट, प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट, टेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट, या फिर टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका आंसर होगा हमारा इंटेंजिबल बेनिफिट्स कॉस्ट, क्योंकि जनरली ये कॉस्ट कैसी होती है जिसको आप एकदम डिटरमाइन नहीं करते। जो आपकी टेंजिबल बेनिफिट्स होती हैं उनको तो आप फाइनेंशियल टर्म से मेजर कर लेते हो, लेकिन जो आपके इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं, इनको जो सॉफ्ट बेनिफिट्स होते हैं, इनको जनरली हम डिटरमाइन कर नहीं पाते, इनको हम मेजर नहीं कर पाते। तो जो आपकी इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट होती है जनरली वो होती हैं जो आप जल्दी से डिटरमाइन नहीं कर पाते।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसर्च से बिलोंग करता है। अ टीचर गेव अ टेस्ट टू 50 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, ठीक है, उसने 50 बच्चों को क्लास में टेस्ट दिया और सबको अवार्ड दिया इन द लेटर फॉर्म। दैट मींस ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, इस तरह से करके उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हायरार्किकल ऑर्डर में। और किस तरह से दिया, फ्रॉम बेस्ट टू द पुअरेस्ट करके। दो बातें कही है इसमें, क्योंकि दो स्केल्स के बारे में पूछा है। तो आपको बताना भी चाहो, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैज बीन यूज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन स्केल का इसके अंदर यूज हुआ है? इंटरवल रेशियो स्केल, नॉमिनल एंड इंटरवल स्केल्स, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स, या फिर ऑर्डिनल एंड रेशियो स्केल्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? यस, तो टाइम्स अप। देखिए, नॉमिनल इसलिए होगा क्योंकि उसने क्लासिफाई कर दिया ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड में। और फ्रॉम बेस्ट टू द पुअरेस्ट, दैट मीन्स एक ऑर्डर अरेंज कर दिया उसने। बेस्ट कौन सा होगा, पुअर कौन सा होगा, एक हायरार्किकल ऑर्डर। यहाँ उसने क्या किया, एक हायरार्किकल ऑर्डर अरेंज किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल दोनों। यस, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ पे आपको वर्चुअल लैब, स्वयं प्रभा, ई यंत्र, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में दिया। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम्स अप। देखिए, वर्चुअल लैब्स क्या होती हैं? स्वयं प्रभा हम पता है, DTV चैनल्स होते हैं 32 जो गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इंक्लूसिव मैनर में, ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत इजीली ले पाए। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर आता है हमारा वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स क्या होती है, जहाँ पे फुल इंटरेक्टिव सिमुलेशन वीडियोस बनाई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ताकि बच्चे जो है नॉलेज को एक्वायर करें, चीज़ों को समझें, असेस करें। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल लैब्स। Training teachers की students की impart through workshop where participants are taught basics of embedded systems and programming. ये होता है आपका ई यंत्र। फिर आता है प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी की, जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करता है। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, यहाँ पे केयर मॉडल दिया है नैन लॉडिंग्स का। डिफरेंट क्वेश्चन था, की कंपोनेंट्स पूछे हैं, केयर मॉडल ऑफ नैन लॉडिंग्स। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। केयर मॉडल कौन कौन से थे? मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन। मॉडलिंग का मतलब कि किस तरह से आप केयर कर रहे हैं, लोगों की ग्रोथ कैसी होगी, किस तरह से लोगों की ग्रोथ है उसके बारे में आप कैसे केयर करें, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें उनको, रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए। डायलॉग, क्या आप बातचीत के थ्रू कैसे केयर कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे आप दे पा रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिस का, कि एक्सपीरियंस करें बच्चे कि आपको किस तरह से केयर करनी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंफर्मेशन, पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात की जा रही है। दैट मीन्स कि आप किस तरह से चीज़ों को कंफर्म करें कि जो चीज़ें आपने की हैं आप कैसे अफर्म कर पा रहे हैं, चीज़ों को कैसे इंकरेज कर पा रहे हैं केयर मॉडल में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका मॉडलिंग है, डायलॉग है, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन इज योर की कंपोनेंट्स ऑफ केयर मॉडल, ठीक है ना। ओरिजिनलिटी आपका कंपोनेंट में नहीं आता है। तो ABCD इज योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और इन द नेक्स्ट सेशन मैं कराऊंगी अब आपको 2019 के क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम से पहले हमारे सब रिविजन अच्छे से हो जाए। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।